बच्चों, मैं आप लोगों को एकलव्य, जैसा कि मैंने हिंदी पढ़ाते थे और 1 से 5 लेसन तक आप लोगों को पढ़ा दिया गया। आज मैं आप लोगों को छठा लेसन पढ़ाऊंगा और इस लेसन का नाम है रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारा शरीर। इस लेसन में प्रस्तुत विज्ञान लेख शरीर में रक्त की आवश्यकता और महत्वता के साथ शारीरिक स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस लेसन में आप लोगों को बताया गया है, ये जो है ये विज्ञान का लेख। इसमें क्या है, रक्त की हमारे शरीर में कैसे आवश्यकता होती है, क्यों होती है, इसके बारे में बताया गया है और शरीर के स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। हमें अपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, उस पर बताया गया है कि क्यों इसकी आवश्यकता होती है और इसका क्या महत्व है। चलिए, जैसा कि हम आपके लेसन पर आ रहे हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। दिव्या जो है वो अनिल की छोटी बहन है, वो वीक है, कमजोर है और कुछ दिनों से वो क्या है, उसको कमजोरी महसूस हो रही है। मन की काम में नहीं लगता, मन किसी काम में नहीं लगता। भूख पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। किसी काम में उनको मन नहीं लगता, थकान लगती है। डॉक्टर ने उन्हें देखकर बताया अस्पताल में, लगता है कि दिव्या को रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं, यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी और उनके ब्लड को चेक करने के लिए बाजू के कमरे में भेज दिया। और अनिल ने देखा कि उनके एक जान पहचान की डॉक्टर जो थी वो उनकी दीदी थी, वो दिखाई पड़ी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ? अनिल आपको कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। और वो डॉक्टर जो उनकी दीदी थी, उन्होंने दिव्या के शरीर से कुछ बूंदें खून की निकाल करके और एक कांच की शीशी में डाल करके स्लेट लगा करके उसको भेज दिए। और उसके बाद बोले, अनिल कल तुम आना और रिपोर्ट लेकर के जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अगले ही दिन अनिल ने डॉक्टर दीदी के दरवाजे के सामने पहुंच गए। भीतर से आवाज आई, आओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। अनिल ने देखा कि डॉक्टर जो थी दीदी, वो एक स्लाइड की जांच कर रही थी ब्लड की। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। और उनकी डॉक्टर दीदी बोली अनिल से कि आपकी बहन दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा खाएगी उसके बाद ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा, अनिल ने पूछा डॉक्टर दीदी से कि एनीमिया का क्या मतलब है। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा।
डॉक्टर दीदी ने कहा कि इसको जानने के लिए आपको रक्त के बारे में पता होना चाहिए। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है, किंतु उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। उन्होंने बोला कि रक्त जो है लाल कलर का दिखता है, लेकिन इसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ये कोई भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग हुआ जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के दो भाग होते हैं, एक भाग वो है जो तरल है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता। उन्हें डिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट कण कहते हैं। ये जो आपका प्लेटलेट कण है, इसको क्या बोलते हैं, डिम्बाणु। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ये कण जो होते हैं वो प्लाज्मा में यानी कि तरल पदार्थों में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। और उन्होंने एक स्लाइड लगाई और फोकस किया, सूक्ष्मदर्शी का फोकस किया और अनिल को दिखाया कि देखो, ये सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखो, जो तुम्हें कण दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण। अनिल ने रक्त को देखा और उसके बाद उनको खुशी हुई। उन्होंने देखा कि एक बूंद रक्त में इतने सारे कण। इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालू स्याही रख दी गई हो। उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ढेर सारी छोटी छोटी बालू स्याही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालू स्याही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी कि बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इतनी संख्या लाखों में होती है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या जो होती है वो लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। 1 मिलीलीटर रक्त में इसके जो कण होते हैं वो 40 लाख से 55 लाख तक कण मिलेंगे। इनके कण ही हमें रक्त का लाल रंग नजर आता है। इनके कण से ही हमें जो रक्त होता है वो लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्सों में पहुंचाने का इन कणों का ही काम है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। ये जो आपको कण दिखते हैं इनका काल अवधि होता है 4 महीनों तक। और ये क्या करते हैं, इनका काम जो होता है वो जो तुम सांस से ऑक्सीजन ग्रहण करते हो उसको शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचाने का कार्य होता है। लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, लेकिन एक साथ नहीं करते। कुछ आज नष्ट होते हैं, कुछ कल नष्ट होते हैं, कुछ अगले दिन, एक साथ नष्ट नहीं होते। तब तो कुछ ही महीनों में खत्म हो जाते होंगे। तब अनिल ने पूछा कि ये कण तब तो कुछ महीनों में खत्म हो जाते होंगे। अनिल यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। उन्होंने मुस्कुरा करके बोला, अनिल, ऐसा नहीं होता है। शरीर में नए कण बनते रहते हैं और जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं हड्डियों के बीच के भाग में, मज्जा में। ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं।
हड्डियों के बीच भाग में मज्जा होती में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं। हड्डियों हमारे हड्डियों के बीच में मज्जा होता है, उनके बहुत से भाग होते हैं और कारखाने होते हैं जो हमारे रक्त के निर्माण में कार्य करते हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। ब्लड को बनाने के लिए प्रोटीन हो गया, लौह तत्व हो गया और विटामिन रूपी यानी कि जिससे मुझे विटामिन मिलते हैं, वो उन माल की जरूरत होती है, उन पदार्थों की जरूरत होती है। हम पौष्टिक आहार लेते हैं, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपलब्ध मात्रा में होते हैं। जो हम आहार करते हैं यानी कि भोजन ग्रहण करते हैं, जिसमें हरी सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, दूध होता है, अंडा होता है और गोश्त यानी कि जो मांस होता है, इन सब में उपयुक्त मात्रा में ये होते हैं। जितना मुझे शरीर के लिए चाहिए उतना इन सबसे पर्याप्त रूप से मिल जाता है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। यदि कोई व्यक्ति संतुलित आहार नहीं करता तो उचित मात्रा में इन तत्वों को नहीं मिल पाता है। नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। उचित मात्रा में इनको विटामिन हो गया, लौह तत्व हो गया, प्रोटीन हो गया नहीं मिल पाता है। होता है ब्लड जो होता है वो आवश्यकता अनुसार जितनी हमें होती है वो नहीं बन पाता और इनकी कमी हो जाती है। इसी को हम एनीमिया बोलते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से ही हमारी एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने पूछा कि एनीमिया से बचने के लिए क्या केवल संतुलित आहार से हम बच सकते हैं? अनिल के सवाल किया तो दीदी बोली हाँ, काफी हद तक सही होगा। उन्होंने कहा कि हाँ, संतुलित आहार से हम एनीमिया से काफी हद तक बच सकते हैं। ये कहना उचित है, आप सही कह रहे हो। यूं तो एनीमिया बहुत से कारकों से हो सकता है, लेकिन जो एनीमिया होते हैं उसके बहुत से कारक होते हैं, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारक पौष्टिक आहार की कमी है। बहुत से कारण से एनीमिया हो सकती है, लेकिन जो हमारे देश में ज्यादातर है, अधिकता है, वो पौष्टिक या संतुलित आहार की कमी से होता है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट के कीड़ों का हो जाना। पेट में कीड़े हो जाते हैं। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और ये जो कीड़े होते हैं ये दूषित भोजन और ये जो दूषित जल है इसको ग्रहण करने से हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए आवश्यकता है कि हम पूरी सफाई से बनाए रखें, खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें और इसलिए हमें आवश्यकता होती है कि हम इसको दूषित ना करें और खाद्य पदार्थ को ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए। भोजन करने से पहले आपको अच्छे तरीके से साबुन से हाथ धो लेना चाहिए और उसके बाद साफ टॉवल से पोंछ लेना चाहिए, स्वच्छ पानी पीना चाहिए। हाँ, और जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। और कुछ कीड़े जो होते हैं वो जमीन के सतह पर उनके अंडे पाए जाते हैं और ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो वहाँ आंत में प्रवेश करके अपना घर बना लेते हैं। घर बनाना मतलब वहाँ इकट्ठा होकर के रहने लगते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है कि शौच के लिए हम शौचालय का उपयोग करें। मैदान में या खुले स्थान पे शौच नहीं करना चाहिए।
और इधर उधर नंगे पैर ना घूमे। नंगे पैर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला डॉक्टर दीदी आपने यह तो बहुत अच्छी बात बताई। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिम्बाणु यानी प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? उन्होंने कहा हाँ आपने दूसरा काम बताया था बिम्बाणु, शरीर में इसका क्या कार्य होता है? दीदी बोली सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। ये जो सफेद कण हैं ये हमारे शरीर के वीर सिपाही की भांति होते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उन्हें डट कर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में ये मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी जो सफेद कण होते हैं वो वीर सिपाही की तरह हमारे शरीर में डटे रहते हैं। वो बहुत से कीटाणु या बहुत से जीवाणु जब हमारे शरीर में बैक्टीरिया प्रवेश करती है तो उससे डट करके एक सैनिक की तरह उनसे लड़ते हैं और बहुत से रोगों को हमारे शरीर में जाने से रोकते हैं। बस आप संक्षेप में ये मान सकते हैं कि ये हमारे शरीर के बहुत से रोगों से करते हैं। और बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिम्बाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। जैसे रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी की तरह ये जो तरल प्लाज्मा होता है ये एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान जाला बुन देते हैं। जैसे हमारी त्वचा जो कट जाती है फट जाती है तो वहां पर क्या काम होता है इनका, ये जैसे मकड़ी जाला बनाती है वैसे वहां पर जाले की तरह बुन देती है जिससे हमारे शरीर का जो ब्लड निकलता है वो निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला दीदी लेकिन घाव गहरे हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। अनिल ने फिर से क्वेश्चन किया कि दीदी यदि घाव गहरा हो चोट गहरी हो तब तो ब्लड निकलता ही जाता है। हाँ ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भी लड़ पड़, किंतु डॉक्टर के पहुंचने तक के इसमें क्या हुआ है कि थोड़ा सा वर्ड मिसप्रिंट हो गया है और वर्ड दिख नहीं रहा, इसलिए हम आगे नेक्स्ट में आ जाते हैं। रक्त का बहना कम तो हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध होता है। क्या करना चाहिए कि तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए और उससे रक्त बहना कम हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। किंतु ऐसी स्थिति में परिस्थिति में जब ज्यादा रक्त निकल जाता है शरीर से तो ब्लड उनके शरीर में चढ़ाया जाता है। दीदी ने समझाते हुए कहा, अनिल ने कहा क्या ऐसे समय में किसी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? उन्होंने बोला क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून आ सकता है काम में? दीदी बोली अनिल हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 वर्गों में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त के समूह को रक्त चढ़ाया जा सकता है। फिर डॉक्टर दीदी ने बताया अनिल को कि रक्त को 4 भागों में बांटा गया है। जरूरत पड़ने पर उस भाग के उसी भाग
में रक्त को चढ़ाया जा सकता है। जैसे जो रक्त का जिस प्रकार का हो उसी प्रकार का रक्त उस व्यक्ति को चढ़ा सकते हैं। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा कि यदि रक्त की जरूरत है और उस ग्रुप का कोई रक्त मिले ना, तो क्या होगा दीदी? ऐसे ही आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के रक्त बैंक होते हैं। ऐसी परिस्थितियों के लिए सभी अस्पतालों में ब्लड बैंक बनाया गया है। वहां पर सभी प्रकार के ब्लड उपलब्ध होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इस ब्लड बैंक में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। और दीदी ने कहा कि ये जो ब्लड बैंक है, इस ब्लड बैंक में रक्त की कमी ना हो, इसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? समय समय पर रक्त का दान करना चाहिए और उस ब्लड जो वहां पर ब्लड बैंक में रहता है उसको सुरक्षित मेंटेन बनाए रखना चाहिए। नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। अनिल ने पूछा क्या हम भी रक्तदान कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, अभी तुम 18 वर्ष से छोटे हो, उससे बड़े ही व्यक्ति रक्त को दान कर सकते हैं। एक समय में उन्होंने लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। एक समय में यानी कि एक बार में सिर्फ 300 मिलीलीटर ही रक्त निकाल सकते हैं शरीर से। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। प्रायः कुछ लोग सोचते हैं रक्त को दान करने से हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी, यानी कि हम कमजोर हो जाएंगे। ये विचार जो है ये बिल्कुल निराधार है, मतलब ये गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। हमारा जो शरीर होता है ये 300 ml जो रक्त है ये कुछ ही दिन में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। वैसे आम तौर पर हम लोगों के स्वस्थ शरीर में 5 लीटर रक्त होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त की जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? अगर 5 लीटर रक्त जो है उसमें से 300 ml रक्त से अगर किसी का जीवन बच जाता है रक्तदान करने से, तो इससे बड़ी हमारे लिए क्या बात हो सकती है? जीवन दान करना, रक्तदान जो होता है वो जीवन दान होता नहीं है। आप ऐसा समतुल्य कह सकते हैं। दीदी समझाते हुए बोली, फिर तो बड़े होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान करूंगा, अनिल ने कहा दीदी अगर ऐसी बात है तो फिर तो मैं बड़ा होकर के रक्तदान जरूर करूंगा और वो भी नियमित रूप से करूंगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ को ठोंकते हुए कहा। डॉक्टर दीदी ने अनिल के पीठ को ठोंकते हुए कहा शाबाश। हाँ बच्चों, ये आपका लेसन समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन डालेंगे और आप लोग इस लेसन का रीडिंग करेंगे और समझेंगे। जो समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट कर देना। हम आप लोगों को इससे बेहद समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।